Hariom, good evening, welcome everyone, welcome to my YouTube channel GK Law Classes। तो आज हम जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है और वो टॉपिक है एक्स्ट्राडिशन। एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा ही हॉट था, हॉट है और इंडियन एरिया में हॉट ही रहता है। तो एक्स्ट्राडिशन के कॉन्सेप्ट को आज हम डिटेल में समझेंगे। आज सुबह मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने उसके इम्पॉर्टेंट केस लॉज मेंशन किए हैं। तो किसी ने अगर कोई शॉर्ट नहीं देखा तो आज सुबह का शॉर्ट देख के उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके आप अपने पास सेव रख सकते हैं और जब भी आपको ये टॉपिक आए तो वो वाले केस लॉज को कंसिडर कर सकते हैं। अगर पिछली वीडियोस पसंद आई है, ये वाली वीडियो भी पसंद आने वाली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। कमेंट्स आप अपने दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी डाउट है हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट टॉपिक ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एक्स्ट्राडिशन। तो अब एक्स्ट्राडिशन होता क्या है? जब सबसे पहले वर्ड आता है तो एक्स्ट्राडिशन होता क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एक डेफिनेशन भी बट एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, ओवरऑल एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। The surrender of an alleged criminal by one state to another state। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने 4 जगह हाईलाइटिंग की हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है। वर्ड है सरेंडर, क्रिमिनल, बाय और स्टेट। सबसे पहले हम इन वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं ताकि आपको जो है एक्स्ट्राडिशन वर्ड है क्लियरली समझ आते हैं। तो सबसे पहले आता है सरेंडर। सरेंडर यहाँ पे जो वर्ड है उसका मतलब है हैंड ओवर कर देना, ठीक है। इन केस ही इज इन दी अनदर कंट्री, ठीक है, वो इंडिया से कहीं भाग गया है और किसी और कंट्री में जाके छुप गया है। तो अगर इंडिया की वहाँ ट्रीटी होगी, एग्रीमेंट होगा, तो वो वहाँ से उस बी कंट्री से ए कंट्री यानी इंडिया उसको वापस बुलाया जा सकता है। अब एक्स्ट्राडिशन में हम वर्ड जो है ना यूज करते हैं आइदर अलेजेड क्रिमिनल या फिर एक बहुत पॉपुलर वर्ड है जो न्यूज़पेपर्स में भी आपको देखने को मिलता है और वो है फ्यूगिटिव, ठीक है। तो हम यूजुअली ये वाला वर्ड एक्स्ट्राडिशन के अंदर यूज करते हैं। अब वर्ड आता है बाय, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हैंड ओवर किया जाएगा टू इंडिया, वो यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। सो एक्स्ट्राडिशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एक भागा हुआ भगौड़ा, जैसे हिंदी में हम इंग्लिश में फ्यूगिटिव और हिंदी में भगौड़ा कह सकते हैं। सो इफ ही रन्स टू अनदर कंट्री, इंडिया के अंदर कोई भी क्राइम कमिट करके वो चला गया हुआ है एंड उसके बाद दूसरी कंट्री जाके छुप गया है, इंडिया की उसके साथ कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट बायलैटरल होके पड़ा हुआ है एक्स्ट्राडिशन का, इन दैट सर्कमस्टांसेस जो ये वाली कंट्री होगी इंडिया को उसे हैंड ओवर यानी सरेंडर कर देगी। बट ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब भी एक कंट्री यानी ए कंट्री बी कंट्री को एप्लीकेशन देती है फॉर सरेंडरिंग ऑफ वन फ्यूगिटिव, तो बी कंट्री सबसे पहले ये चेक करती है कि कोई प्राइमा फेसी केस उसके अगेंस्ट एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है। यानी जो ए कंट्री बोल रही है कि उसने XYZ क्राइम किया है, क्या वो क्राइम असल में उसने किया भी है कि नहीं किया है। सो इन केस ही इज फाउंड कि उसने XYZ क्राइम किया है, तो सारे प्रोसेस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो बी कंट्री होगी ए कंट्री को उसका फ्यूगिटिव जो है वो हैंड ओवर कर देगी और ए कंट्री जिस इल्जामों के ऊपर उसने हैंड ओवर एक्सेप्ट की है उसी के ऊपर उसका ट्रायल चला कर उसे पनिश करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये चीज आती है, आप देख सकते हैं मैंने लॉ लिखा हुआ है कि एक्स्ट्राडिशन केसेस हम यूजुअली कवर करते हैं इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962, जिसे 1993 के अंदर अमेंड किया गया था। आर्टिकल नंबर 34 पॉइंट नंबर बी जो है इसका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सीआरपीसी सेक्शन 188 के अलावा 41(1)G भी सीआरपीसी का एक्स्ट्राडिशन के रिगार्डिंग हम यूज करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है एंड यू माइट हैव बीन थिंकिंग कि असल में मैंने क्यों लिखा है 43 कंट्रीज और 10 नेशंस। अब ये दोनों ही लाइंस जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है ये दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने 43 नेशंस के साथ बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की हुई है और 10 नेशंस के साथ एक्स्ट्राडिशन उन्होंने एग्रीमेंट
रिलीज होके रखी है, 10 के साथ एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट होके बैठा हुआ है। ठीक है, इसी के अलावा हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट हमारे पास आता है कौन से कारणों से एक्स्ट्राडिशन नहीं हो सकती, कौन से कारणों से बी कंट्री मना कर सकती है एक कंट्री को कि हम जो है आपका फ्यूगिटिव रिटर्न नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उस पे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप्स के कि कौन से वो कारण हो सकते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन किस पॉइंट्स की है, ठीक है, कौन से पॉइंट्स की रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। तो देखते हैं 3 बेसिक कारण है जिसके कारण जो है फ्यूगिटिव जो है उसका सरेंडर नहीं होता है। इफ नंबर 1, मैं सिर्फ अभी कारण लिखूंगी फिर मैं आपको समझा दूंगी। पॉलिटिकल क्राइम पहला कारण, ठीक है, दूसरा रिलीजियस क्राइम, ठीक है, और लास्ट होता है मिलिट्री क्राइम। ये तो हो गए 3 रिस्ट्रिक्शन सरेंडर क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, इन केस उस फ्यूगिटिव ने बी कंट्री के अंदर इन तीनों में से कोई भी क्राइम कमिट किया है तो वो ए कंट्री को कह सकते हैं नहीं हम आपको सरेंडर नहीं करेंगे डिस्पाइट हमारी ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि उसने इन तीनों में से कोई भी क्राइम बी कंट्री के अंदर कमिट कर दिया। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो कि एक्स्ट्राडिशन कब नहीं हो सकती, रिस्ट्रिक्शन होती है इफ ही हैज कमिटेड अ पॉलिटिकल क्राइम, रिलीजियस क्राइम या मिलिट्री क्राइम इन द बी कंट्री, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने केस का उसका शॉर्ट बनाया, मैं फिर से कहूंगी उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसे सेव कर लीजिए क्योंकि वो सारे केसेस बहुत जरूरी है। जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया, प्राइमा फेसी केस बी कंट्री ने चेक करना फिर हैंड ओवर करना है, उसे सरेंडर करना है। वो कौन सा केस था? तारासोम एक्स्ट्राडिशन केस ऑफ 1963, जिसके अंदर हैंड ओवर करने से तारासोम को मना कर दिया गया था प्राइमा फेसी केस एग्जिस्टेंस में ना होने के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं केसेस भी हो गए, मतलब भी समझ लग गया, रिस्ट्रिक्शंस भी होगी, कौन सा लॉ आता है आपके पास, कौन सी कंट्री के साथ ट्रीटी है, कौन सी के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट है। तो अब बारी आती है कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जानने की जिनके साथ हमने स्पेसिफिक ट्रीटी साइन करके रखी है एंड वो बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जर्मनी के साथ ट्रीटीज, ठीक है। अब इसकी हेडिंग ट्रीटीज बना सकते हैं इस टॉपिक के नीचे। सबसे पहले जर्मनी के साथ हमारी है, मैं कुछ कंट्रियों के नाम बता रही हूँ। ये 2001 के अंदर इफेक्ट साइन की गई थी और उसी साल फिर इफेक्ट में आ गई। So the years I am going to mention वो सारे साइन किए हुए years होंगे, ठीक है। किस किस साल वो साइन किए गए उसमें मैं आपको बताऊंगी। फिर हमारे पास आते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो अब ये 1992 में साइन की गई थी और 1993 में ये विद इफेक्ट फ्रॉम आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद अमेरिका, यूएसए जैसे आप लोग कहते हैं, इसके साथ हमने 1997 के अंदर ये इनकी जो थी एक्स्ट्राडिशन की साइन की थी। उसके बाद हांगकांग, हांगकांग के साथ भी है हमारी ट्रीटी। हांगकांग के साथ भी हमने 1997 के अंदर ही साइन कर ली। और लास्ट कंट्री जिसका रेफरेंस बहुत आता है वो है रशिया, एक फ्रेंडली कंट्री है हमारी, इसके साथ हमने 2000 के अंदर साइन। तो ये 5 मेजर ट्रीटीज है जिनका रेफरेंस सबसे ज्यादा एक्स्ट्राडिशन में आता है। कौन से साल में साइन की गई थी वो आगे मेंशन कर दिया गया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से समझना है आप लोगों ने। इसका बस इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हमने कौन सी कंट्री के साथ कौन सी ईयर में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की। आई होप आपको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी समझ में आ गई है, आपको क्लियर हो गया है। केस लॉस का स्क्रीनशॉट लेना भूलिएगा मत, मैं फिर से कह रही हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। कोई भी डाउट है आप लोगों को तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम।
किनके साथ ट्रीटीज है, किनके साथ एग्रीमेंट है, किनके साथ कौन से ईयर में साइन हुई है, क्या डेफिनेशन है, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने के लिए। सो आई थिंक इसी के साथ आज आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। आई होप मेरे ब्रीफ नोट्स आपके कुछ काम आए एग्जाम्स के अंदर और आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कराए टॉपिक के रिगार्डिंग। कल हम मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ।